हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है। अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं यूएस वीज़ा प्रोसेस के लिए या अपॉइंटमेंट्स के लिए या किसी भी तरह की जानकारी के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है जो वो एरर्स के ऊपर होने वाला है कि अभी जो एरर्स हम फेस कर रहे हैं वो किस टाइप के एरर हैं और क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आज हमारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा है कि उनकी आईडी नहीं बन पा रही है, जो CGI आईडी रहती है, जिसको CGI आईडी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पोर्टल वाली आईडी बोलते हैं। तो जब हम DS-160 फिल कर लेते हैं उसके बाद में जो आईडी बनानी रहती है, जिस आईडी से हम अपॉइंटमेंट उठाते हैं, उसमें बहुत सारे एरर्स लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिन लोगों की आईडी नहीं बन पा रही है, लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। और जब वो रिक्वेस्ट भी डालते हैं, कोई क्वेरीज डालते हैं कस्टमर केयर पे, तो कॉल भी नहीं मिल पा रहा है बहुत से लोगों का, और बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एक एक घंटा, आधा आधा घंटा भी वो लाइन पर रहते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है कॉल से। और अगर वो ईमेल भी डाल रहे हैं कस्टमर सपोर्ट को, तो उसका भी जवाब जल्दी से नहीं आ रहा है, जिसमें कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम है, वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था और वो कस्टमर केयर से हेल्प चाह रहे थे, तो उस टाइम में क्या हुआ कि वो अपॉइंटमेंट नहीं उठा पाए क्योंकि उनकी आईडी सही से काम नहीं कर पा रही थी, और अपॉइंटमेंट्स आकर चली गई है उनके सामने से। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कुछ प्रॉब्लम इस टाइप की भी है कि कुछ लोगों की फ़ीस ही पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो फ़ीस वाले पेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहले ही आईडी स्टक हो जाती है उनकी, या फ्रीज़ हो जाती है, या फिर वो एक ही पेज पर पोर्टल रोक देता है आपको। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस भर दी है, उसके बाद भी पोर्टल में फ़ीस शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि जब आप अपनी आईडी बनाएंगे तब आपने ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का कोई एरर ना आ रहा हो बीच में। क्योंकि जब एरर आता है और आप सोचते हैं कि छोटा मोटा एरर है, कोई बात नहीं, ये बस मुझे जैसे कैसे करके फ़ीस वाले पेज तक पहुंचना है, जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आप रिसिप्ट जनरेट करते हैं या फिर आप ऑनलाइन पे करते हैं। उसके बाद पे करने के बाद भी आप सिर्फ वहीं पर ही स्टक रहते हैं, जो वो पेज होता है पेमेंट वाला। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपको लगता है कि आईडी में कोई भी एरर है, तो आपने उसको प्रोसीड नहीं करना है। सबसे पहले तो वो एरर जब तक क्लियर नहीं होगा, आपने फीस को नहीं पे करना है। जब आपको लगता है कि आपकी आईडी अब स्मूथली चल रही है और किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है बीच में, या आपकी आईडी स्टक नहीं हो रही है कहीं पर भी, तब ही आपने फ़ीस पे करनी है। नहीं तो आपको वेट करना होगा बाद में, जब तक वो फ़ीस को अपडेट नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही है कि उनको आईडी में उन्होंने फ़ीस भी पे कर दी है और वो अपार्टमेंट पेज तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अपार्टमेंट शो नहीं हो पा रही हैं। और बाकी दूसरे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जैसे कि उनके फ्रेंड ने और उन्होंने साथ में ही अप्लाई किया था, तो उनकी जो फ्रेंड की आईडी है उनमें तो अपॉइंटमेंट्स शो होती हैं, लेकिन जो उनकी खुद की आईडी है उसमें अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही हैं। तो ये भी एक एरर का कारण हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको स्ट्रांगली यही बोलना चाहूँगा कि आपको लगता है अगर कि आपकी आईडी में कोई भी एरर है, तो आप फ़ीस पे मत कीजिए। फ़ीस अगर आपने पे की तो ऐसा ना हो कि आप फिर फ़ीस भरने के बाद भी आप स्टक हो जाएं फ़ीस वाले पेज पर ही। तो दोस्तों, सभी को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। और अब एक एक बात और आपको बोलना चाहूँगा, जो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, कि आप सिर्फ DS-160 का नंबर जनरेट करके उसको छोड़ के ऐसे मत छोड़िए। आप अपना DS-160 है वो पहले पूरा कंप्लीट फिल कीजिए, उसके बाद उसको सबमिट कीजिए। उसके बाद आप वो DS-160 का जो नंबर जनरेट होगा वो सबमिट करने के बाद ही आप जो आईडी बनाएंगे आप अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, उसमें तभी आप फिल कीजिए। ऐसा मत कीजिए
जो कुछ एजेंट्स लोग हैं वो भी पहले यही करते थे, सिर्फ नाम फिल किया और एक DS-160 नंबर जनरेट किया, उसके बाद में वो लोग अपडेट करते थे उसको बाद में। तो ऐसा मत कीजिए। तो इसके लिए तो जो सिंपल तरीका है, जो मैं पहले पुराने वीडियोस में भी बोल चुका हूँ आपने, कि आपने सबसे पहले DS-160 को कंप्लीट फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद में ही आपने जो अपॉइंटमेंट और फीस वाला प्रोसेस है, फीस भरने वाला प्रोसेस है और बाद में अपॉइंटमेंट उठाने वाला है, वो बाद में स्टेप बाय स्टेप ही कीजिए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि देखो, अब सभी को ये जानते हैं कि जो एजेंट्स हैं वो भी यही कर रहे हैं, और कुछ लोग जो नेट पे देख 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 के फॉर्म फिल करते हैं या किसी से पूछ कर फिल कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। सिर्फ एक नंबर जनरेट किया है DS-160 का और उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, फ़ीस भरते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए वो चले जाते हैं, और जबकि जो उन्होंने नंबर स्टार्टिंग में डाला होता है वो फुली फिल्ड नहीं होता और सबमिट भी नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि बाद में अपडेट। लेकिन सबसे पहले अब मेन इसमें बात ये आती है, लोग बोलते हैं कि सर अगर हमें अपडेट करना, बाद में अपडेट भी तो करना पड़ेगा। वो बात की बात है भाई, जब अपडेट करना होगा तो वो अपडेट कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले आप नंबर डालेंगे तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो सबमिट करके ही डालिए। और जब तक वो सबमिट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे प्रोफाइल ख़राब करने वाली बात है। तो मैं यही बोलूँगा सबको कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, और सबसे पहले तो अपना DS-160 बिल्कुल सही से भरिए। जो आपका नाम है वो बिल्कुल सही भरा होना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आपका नाम उसमें सही से नहीं भरा होगा, अगर आपका सिंगल नेम है, अगर वो सही नहीं भरा होगा आपने, तो जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, ठीक है, जिसको OFC भी बोलते हैं, OFC अपॉइंटमेंट, उसके लिए जब आप जाएंगे तब वो आपको बोलेंगे कि आप अपना नाम सही करके लाइए, जब वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको बहुत हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ नाम चेंज करने के कोई 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही अच्छे से अपना DS-160 में नेम वगैरह चेक कीजिए और DS-160 को अच्छे से फिल कीजिए, उसके बाद ही आप प्रोसीड करिए और उसको सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद आपको बताना यही है कि आप हरासमेंट से बचें, और कैसे बचें ये मैं शुरू से ही एक्सप्लेन करता आया हूँ। DS-160 को हल्के में ना लें, मेन DS-160 है। DS-160 ही ये डिसाइड करता है कि वो लोग आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी चली जाती है जब आप DS-160 सबमिट करते हैं। तो DS-160 सबमिट करेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही भरी होनी चाहिए और सही तरीके से भरी होनी चाहिए। DS-160 एक ट्रिकी फॉर्म है। वो DS-160 में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, घुमा फिरा के पूछे होते हैं, वो उन्हीं से ही आइडिया लगा लेते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है जाने की वहाँ पर। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि DS-160 थोड़ा ध्यान से भरिए अपना, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं DS-160 तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारी हेल्प भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। हम बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी DS-160 को सही से फिल कराने के लिए भी। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, IDs के लिए आती है, या कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, और सबको पता है कि मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता बात करने के लिए। जैसे और यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं, वो जब तक आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनको पैसे पे नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। आप मुझे जब मर्जी कॉल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, लेकिन कॉल आप मुझे तभी कीजिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, या फिर आप मुझे पहले टेक्स्ट कीजिए। अगर आपने मुझसे बात भी करनी है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए पहले मेरे व्हाट्सएप पे कि आपसे इस रिगार्डिंग बात करनी है, तो मैं आपको कॉल करने के लिए टाइम बता दूंगा, या उस टाइम मैं फ्री हुआ तो उस टाइम भी मैं आपसे बात कर लूँगा। तो पहले टेक्स्ट ही डालिए मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। और दोस्तों, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, अब जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ही आप चलिए, और कुछ अपडेशंस आती रहती हैं, उन पर भी आप नज़र रखिए। आप किसी की बातों में मत आइए, आप प्रॉपर साइट चेक कीजिए। साइट पे जो जो इन्फॉर्मेशन है आप उनके हिसाब से ही चलिए, और अपने
अपना जो वीज़ा का प्रोसेस है वैसे ही कीजिए। आप किसी की बातों में मत आइए कि कोई बोलेगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप अच्छे से साइट पर जाकर अपने वीज़ा कैटेगरी के बारे में और प्रोसेस के बारे में अच्छे से आप पढ़िए, अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, तो उस चीज़ में कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तो आप कर सकते हैं, वो भी खुद भी कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं किसी की। तो और फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा आज के डेट में कि अपना DS-160 बहुत ही ध्यान से फिल करें। और DS-160 जो है वही डिसाइड करता है आपका वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इंटरव्यूज़ के बारे में जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोग जो पैसे लेके अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की दे देते हैं, 2 महीने बाद की, 15 दिन की। भाई ऐसा नहीं होता है। अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब आप अपॉइंटमेंट उठाते हैं तो आपने फ़ीस भी तो पे की होगी ना अपॉइंटमेंट उठाने से पहले। आप अपने पासपोर्ट नंबर पर और अपने DS-160 पर ही फ़ीस भरिए और गलत चक्करों में मत पड़िए। मैं तो यही बोलूँगा आप सबको। क्योंकि देखो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी वो उनके पास चली जाती है, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है ये। तो उनको पता लग जाता है कि कौन सही तरीके से अप्लाई कर रहा है और कौन गलत तरीके से अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजेक्शन ना हो और जो वीज़ा है आपका उसके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो आप स्टेप बाय स्टेप और सही प्रोसेस से ही उसको प्रोसीड करें, तो वही बेटर होगा आपके लिए। और एरर्स की अगर हम बात करें तो एरर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि अभी साइट नहीं है। और जो इनमें कस्टमर केयर की अगर हम बात करें, कस्टमर केयर भी अभी बिज़ी ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि उनको भी बहुत सारी जो रिक्वेस्ट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत सारी ईमेल्स और बहुत सारे कॉल्स जा रहे हैं। वो कारण सिर्फ एक ही है कि साइट अभी नई है, इसलिए। तो इसलिए आप जब भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है बीच में। अगर एरर आ रहा है तो आप पहले ही फ़ीस भरने से पहले ही उस एरर का सॉल्यूशन आप निकाल लें। अगर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स उठाते हैं, उसके बाद में भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, फ़ंड्स कितने शो करने हैं, कितने फ़ंड्स वो मांग सकते हैं, और कितने दिन की आइटनरी बनानी चाहिए आपको, कितने दिन का आप वहाँ पर होटल स्टे दिखाएंगे, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखो, डॉक्यूमेंट्स तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड है सारा। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम में वो आपसे क्या प्रूफ मांग ले, जो आपने फिल किया हुआ है। लेकिन आपने जो भी फिल किया होगा वो सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए आपके पास, उसके पास आपका प्रूफ भी होना चाहिए। सपोज आप बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप सोचते हैं कि वो चेक नहीं करेंगे। ऐसे अगर उन्होंने बोल दिया कि आप स्टेटमेंट दिखाइए अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आपके पास उसका बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। आप उनको शो कर सके कि सर ये मेरी स्टेटमेंट है और आप देख सकते हैं कि इसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं अभी। और इस टाइप से मतलब कुछ भी आप आंसर करते हैं तो आपके पास उस आंसर का प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ वर्बली आप अगर सोच रहे हैं कि वर्बली ही बात होगी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं आपसे कि आप ये डॉक्यूमेंट शो कीजिए, या आपने ये फिल किया हुआ है तो आप मुझे इसका प्रूफ दिखाइए, या आपको किसी ने इनवाइट किया है उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, वो सब वेरीफाई करते हैं और वो सब उनको मालूम होता है ऑलरेडी जो आप DS-160 में फिल करते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी फिल कर रहे हैं उनके प्रूफ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर प्रूफ नहीं होंगे और उन्होंने किसी का प्रूफ मांग लिया, चाहे वो आपके पास आप सच भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उनको शो करने के लिए प्रूफ नहीं है तो वो आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर देंगे और फिर से आपको वही प्रोसेस में फिर से फंसना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम वेटिंग, फिर अपॉइंटमेंट। तो इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें इसके लिए, क्वेश्चंस आंसर के लिए जो भी वो पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं होता। वो 3 से 4 मिनट ही बात करते हैं आपसे। अब ये नहीं मालूम होता कि 3 से 4 मिनट में वो आपसे किस चीज़ के लिए डिमांड करते, किस प्रूफ के लिए डिमांड करते, क्या आपसे मांग ले कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे नाम पूछे और आपका पर्पस पूछे, जो विजिट का पर्पस है आपका,
और वो आपको वीज़ा अप्रूव कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ट्रैवल हिस्ट्रीज़ हैं और आपके अकाउंट में पैसे भी बहुत हैं और आपने DS-160 सही से नहीं भरा है, तब भी आपका वो रिजेक्ट कर देंगे। DS-160 बिल्कुल सही भरा होना चाहिए। मेरा जो वीडियो बनाने का आज का मेन पर्पज़ था वो यही था कि एक तो एरर से बचना है और दूसरा ये कि आपने DS-160 बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है और उसको सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करना है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानकारी या कुछ भी हेल्प अगर आप चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर ले लेना। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, और अगर आप किसी और कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।